नमस्कार साथियों, मैं हरीश कुमार काजला, अध्यक्ष एम्स नर्सेज यूनियन नई दिल्ली। सर्वप्रथम इस देश और दुनिया के उन सभी नर्सिंग कोरोना वॉरियर्स को जो कोरोना मरीजों की सेवा में लगातार जुटे हुए हैं, उनको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एम्स नर्सेज यूनियन ने 16 दिसंबर 2020 से एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। साथियों, आखिर क्या वजह है कि एम्स नर्सेज यूनियन को इस तरह का एक कठोर निर्णय लेने पे मजबूर किया गया? तो साथियों, ये एम्स नर्सेज यूनियन का गुस्सा है कि हमारी विभिन्न मांगे जो कि एम्स प्रशासन और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से उनको खत्म करने की एक प्रक्रिया शुरू की गई है, इसके खिलाफ ये गुस्सा है, इसके खिलाफ ये स्ट्राइक एक आवाज़ के रूप में उभरी है। साथियों, जो हमारे एम्स के कर्मचारी हैं, उनके साथ जो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है एम्स प्रशासन के द्वारा, उसके खिलाफ ये एक बुलंद आवाज़ है, एक बुलंद आवाज़ है जो स्ट्राइक के रूप में निकल के सामने आई है। साथियों, ये हमारे देश के उन सभी बेरोजगार नर्सिंग साथियों के साथ हो रहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसे मुद्दे पर हो रहे उनके साथ अन्याय के खिलाफ एक आवाज़ है। साथियों, हमारे नर्सिंग प्रोफेशन को बचाने के लिए हमारे सारे एम्स नर्सेज यूनियन की ओर से जो एक कठोर एक बुलंद आवाज़ है, ये स्ट्राइक है। साथियों, मैं उन सभी मुद्दों पर अब आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाह रहा हूं जिन मुद्दों को योजनाबद्ध तरीके से प्रशासन के द्वारा खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साथियों, अगर आप सभी को याद होगा तो लगभग एक साल पहले एम्स नर्सेज यूनियन ने एक सत्याग्रह आंदोलन किया था और उसमें बहुत सारे हमारे मुद्दे उसमें लिस्टेड थे। उनमें एक जो मुख्य मुद्दा था वो 6 CPC की एनोमेली थी, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर से लेकर CNO की पोस्ट तक जो 6 CPC में जो बेसिक्स फिक्स किए गए थे वो गलत थे। और हमारे आंदोलन के दबाव में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने मंत्रालय में एक मीटिंग भी बुलाई थी और उस मीटिंग में आने से पहले हमें ये कहा गया कि हमने आपकी इस मांग को मान लिया गया है और एक ऑफिस आधिकारिक रूप से इस मामले में पत्र जारी किया जा चुका है। इसके बाद बातें हुई, सभी मुद्दों पे बातें हुई और जो 6 CPC एनोमली थी उसमें कई ऑफिशियल ऑर्डर इश्यू हुए और लोगों के फिक्सेशन शुरू हो गए, यानी कि इस ऑर्डर के तहत लोगों को 2.5-3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक मिलने वाले थे। और ये सारा मुद्दा कोरोना काल से पहले का था, यानी कि ये दिसंबर 2019 तक इन सभी मांगों को जो सत्याग्रह की हमारी डिमांड्स थी उनको पूरा किया जाना था। लेकिन कोरोना काल आया, हमने लगातार मरीजों की सेवा की, प्रशासन का साथ दिया। प्रशासन ने हमें कहा कि इन सभी मुद्दों को हम धीरे धीरे सुलझा लेंगे, अभी कोरोना काल आ गया, हम कर रहे हैं। और हमने मंत्रालय का भी साथ दिया और एम्स प्रशासन का भी साथ दिया। लेकिन साथियों, अब इस मुद्दे पर एक बड़ा हमारे साथ एक छल किया जा रहा है, या देखें तो कपटतापूर्वक एक टेलीफोन के द्वारा इस प्रक्रिया को रोक दिया गया है। वो हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं एम्स नर्सेज को। और सबसे बड़ी बात है कि ये बेनिफिट एम्स नर्सेज को नहीं मिलने वाला है, ये बेनिफिट पूरे नेशनल की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नर्सेज है उन सभी को मिलने वाला है। साथियों, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भारत सरकार के एक ऐसे आदेश की जिसके तहत जितने भी हमारे जो बेरोजगार नर्सिंग साथी हैं उनके साथ एक अन्याय किया जा रहा है। भारत सरकार का जो एक अंग है, एक ऑटोनोमस अंग है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल कहती है कि आप सभी को नर्सिंग करनी है, लेकिन भारत सरकार अपनी विज्ञप्ति के द्वारा कहती है कि आप बेशक नर्सिंग कर सकते हैं, लेकिन हम मेल और फीमेल के अंतर के आधार पर आपको नौकरी देंगे, इसलिए आपको बेरोजगार रहना पड़ेगा। तो साथियों, ये कहाँ का अन्याय है? और साथियों, ये 80-20 का जो जेंडर रिजर्वेशन है, इसके तहत हमारे जो प्रोफेशन की जान है, जो हमारी फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मजाक किया गया है, उनको अपमानित किया गया है। इसका जो रूट, जो कारण दिया गया है वो CIB की मीटिंग में, जिसको माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने चेयर किया था, और जितने भी एम्स हैं उनके प्रसिद्ध डायरेक्टर उसके मेंबर थे। और उन्होंने उस मीटिंग में ये कहा गया कि मरीजों को कंफर्ट देने के लिए हम 80-20 का एक जेंडर रिजर्वेशन लेके आ रहे हैं। तो साथियों, ये जो प्रबुद्ध वर्ग जन है, जो सभी एम्स के डॉक्टर हैं, उन्हें शर्म नहीं आई कि एक मरीज को हमें कौन सा कंफर्ट देना है जिसके लिए फीमेल की आवश्यकता है। तो इन्होंने अपमान किया है हमारी महिलाओं का। उन्होंने कहा है कि महिलाएं कंफर्ट दे सकती हैं, इसलिए हम इनको 80-20 का रिजर्वेशन देके नौकरी देना चाहते हैं। मुझे ऐसे शब्द यूज करते हुए खुद को शर्म आ रही है कि इस CIB की एक बड़ी कमेटी ने इस तरह का निर्णय लेने से पहले हमारी जो सम्मानित नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जो बैकबोन्स हैं, जिन्होंने कई पीढ़ियां इस प्रोफेशन में आई हैं फीमेल, और उन्हें हमारे इस प्रोफेशन की जान बनाई है, ताकत बन के उभरी है, उनके साथ इस तरह का अपमान किया गया। एम्स नर्सेज यूनियन और पूरी नर्सिंग फ्रंटनी जो इंडिया की है वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए गुस्से के रूप में एम्स नर्सेज यूनियन ने
इसे एक मुख्य मुद्दा बनाया है। और साथियों, अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स का मतलब ही फैकल्टी है, एम्स का मतलब ही डॉक्टर होना है। अगर आप नर्स हो, टेक्नीशियन हो, क्लर्क हो, गार्ड हो या कोई भी किसी भी पोस्ट पे हो, आप स्वीपर हो, तो आप एम्स नहीं हो। एम्स में होने का मतलब है कि आप डॉक्टर हो। एम्स के अंदर इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ कि इस कोरोना काल के अंदर बहुत से ऐसे मुद्दे आए हैं जहाँ पे अदर एम्प्लॉयज़ को के साथ भेदभावपूर्ण रवैया प्रशासन के द्वारा अपनाया गया। साथियों, इस कोरोना काल में या यूं कहें कि हमारे समाज ने इन डॉक्टर्स को भगवान मान लिया है और हम भी इसका समर्थन करते हैं कि ये धरती के भगवान हैं। लेकिन आजकल एम्स के भगवान को, जो डॉक्टर हैं, उनको छुआछूत की बीमारी हो गई है। उन्हें अपने एम्प्लॉयों से छुआछूत की बीमारी हो गई है। अगर हमारा कोई एम्प्लॉय हमारी एम्स की मेस में जाके चाय पीने या ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रखे गए हैं, वहाँ पे बाउंसर्स रखे गए हैं। हमारी फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स वहाँ पे अगर चाय पीने के लिए जाती हैं, एक छोटे सी काम के लिए जाती है, ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती हैं, तो वहाँ पे बाउंसर्स खड़े किए गए, उनको तनख्वाह देके वहाँ खड़ा किया गया है कि ये डॉक्टर्स ने कहा है कि हम इन लोगों के साथ बैठ के चाय नहीं पी सकते इस मेस में। हम अदर एम्प्लॉय के साथ, नर्सेज के साथ, टेक्नीशियन के साथ, इन गार्ड के साथ, इन स्वीपर्स के साथ हम बैठ के चाय नहीं पी सकते। शर्म आनी चाहिए एम्स एडमिनिस्ट्रेशन को। और एम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले को लेकर एक चिट्ठी भी जारी की है कि आप यहां नहीं आ सकते। एक मरीज की सेवा करने के लिए वार्ड में डॉक्टर जा सकता है, वहां जाके काम कर सकता है। नर्सें 24 घंटे उसकी सेवा में होती हैं। क्या उसे वहां वो छुआछूत की बीमारी नहीं होती कि मैं उस वार्ड में जा रहा हूं, वहां भी नर्सेज है, वहां भी स्वीपर है, वहां भी टेक्नीशियन है? ये शर्म की बात है और इसका बहुत से लोगों को सामना करना पड़ा है। ये अमानवीय अत्याचार है एम्स कर्मचारियों के साथ कि जहां एम्स के अंदर मेस और कैंटीन फैसिलिटी के लिए, अगर आप देखेंगे एम्स में आके, तो वहां पे फैकल्टीज लॉन्ज है सेपरेट, बड़े वीआईपी तरीके से उनको सजाया गया। यार डॉक्टर रेजिडेंट्स लॉन्ज है, लेकिन एम्प्लॉय के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर एम्प्लॉय भूलवश उस मेस एरिया में जाके चाय पीने के लिए चला गया तो उसे धक्के देके बाहर निकाला जा रहा है। तो एम्स का मतलब डॉक्टर है, एम्स का मतलब कर्मचारी नहीं है। अगर इसके खिलाफ एम्स नर्सेज यूनियन आवाज उठा रही है, इसे मुख्य मुद्दा बना रही है अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल का, तो यह न्याय संगत है। इसे कभी भी कहीं भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। और साथियों, जो यहां पे भेदभाव है यहां के डॉक्टर और अदर कर्मचारियों के सामने, उसे बार बार जस्टिफाइड किया जाता है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाह रहा हूं कि सफदरजंग अस्पताल और एम्स अस्पताल आमने सामने हैं, दोनों में मरीज आते हैं, दोनों लोग मिलकर मरीजों की सेवा करते हैं, लेकिन एम्स के डॉक्टर्स को सफदरजंग के डॉक्टर्स की तुलना में ज्यादा सैलरी दी गई है, लेकिन एम्स की नर्सेज को सफदरजंग की नर्सेज से कम सैलरी मिलती है। यह सब ऑन पेपर है। तो क्या ऐसे मुद्दे पे हमें हमारी बात नहीं रखनी चाहिए? और इस बात का जस्टिफिकेशन माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपने एक आधिकारिक पत्र के द्वारा, जो जनवरी के अंदर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी को लिखा गया था, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि सफदरजंग एक अस्पताल है और एम्स एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसलिए वहां के डॉक्टर्स को हम ज्यादा तनख्वाह दे रहे हैं, ज्यादा पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन वहां के कर्मचारियों को, एम्स के कर्मचारियों को बोनस इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हमें हर साल बोनस के लिए भीख मांगनी पड़ती है एम्स एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने, जबकि सफदरजंग के कर्मचारियों को कोई भीख नहीं मांगनी पड़ती। जो दिवाली बोनस के नाम पे जो पैसा आता है उनको चुपचाप दे दिया जाता है। तो साथियों, निर्मला सीतारमण जी ने जस्टिफिकेशन ऑन पेपर दिया है, वो एक बड़ा ही एम्स कर्मचारियों के साथ, एम्स नर्सेज के साथ एक भद्दा मजाक है। तो फिर एम्स कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई जाती? और इसका एक प्रूफ भी है। 1998 में प्रोफेसर कुसुम वर्मा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस में, जिनको जनरल बॉडी ने, आईबी ने भी अप्रूव किया था, उसमें कहा गया था कि एम्स कर्मचारियों की तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये डेडिकेटली काम करते हैं, इनको ज्यादा काम करना होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। लेकिन वो रिकमेंडेशन ओनली फैकल्टी तक सीमित कर दी गई, एम्स कर्मचारियों को अभी तक कुछ नहीं दिया गया। अब आप देखिए 22 साल से एक रिकमेंडेशन स्वास्थ्य मंत्रालय के पास पेंडिंग है,
लेकिन फैकल्टी को वो रिकमेंडेशन चुपचाप मान ली जाती है और वो 6 CPC में भी इसका बेनिफिट लेते हैं और 7 CPC में इसका बेनिफिट लेते हैं। अगर हम एक उदाहरण पे और जाएं, एनपीएस पे, जो 2004 के बाद की जिन लोगों की ज्वाइनिंग है उनका एक एनपीएस कंट्रीब्यूशन करता है, वो सेंट्रल केंद्रीय कर्मचारियों का 14% करता है कि सब दर्जन के कर्मचारियों का मंथली 14% डिडक्शन सरकार के द्वारा उनके खाते में डाला जाता है। लेकिन एम्स कर्मचारियों का 10% डाला जाता है, क्योंकि आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो, आप ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में हो। तो आप भेदभाव देखिए कि एम्स के अंदर एक डॉक्टर और एक फैकल्टी की तनख्वाह ज्यादा इसलिए है क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और यहां के एम्प्लॉय की तनख्वाह या उसको मिलने वाले वेतनिक फायदे हैं वो कम है क्योंकि आप ऑटोनोमस और रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। तो इस तरीके से दोहरा मापदंड सभी लोगों के सामने आधिकारिक रूप से देखा जाता है। इसके बाद बात आती है कि एम्स के अंदर जो 2004 से पहले जो लोग हमारे कई सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उन लोगों को जीपीएफ बेनिफिट की बात है, वो न्यायिक प्रक्रियाओं के द्वारा भी उन लोगों ने इसको पाने की कोशिश की है, लेकिन उन सभी जो जुडिशियल ऑर्डर्स हैं उनको भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा और कुछ एक लोगों को इसका बेनिफिट दिया जा रहा है। और आप सभी को पता है उन सभी लोगों को कि किनको बेनिफिट और कैसे दिया जा रहा है। अगर साथियों हम बात करें यहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है हम कर्मचारियों की ईएचएस के थ्रू, उसको देखें तो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी ऑनलाइन स्लिप निकालते हैं, उनके पियोन उनकी दवाई लेके आते हैं, चाहे जैसी चाहे जिन दवाई मिल जाती है, हमें रोज देखने को मिलता है। लेकिन एक एम्प्लॉय को लाइन में खड़ा होना पड़ता है, उसको धक्के खाने पड़ते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक की दवाइयां उसे नहीं मिल पाती हैं। हमने आज तक कभी भी किसी फैकल्टी को लाइन में लगते हुए दवाई लेते हुए नहीं देखा, जबकि डायरेक्टर से लेकर एक ग्रुप 4 का जो कर्मचारी है वो सभी एम्प्लॉई है, सभी का राइट्स इक्वल है। तो ये खुला भेदभाव आप सभी लोगों के सामने है। इसके लिए बात करें तो अभी जो हमारी फैकल्टी एसोसिएशन है उनकी एक मीटिंग हुई है माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि फैकल्टीज को सेंट्रल पूल से, यानी कि भारत सरकार के द्वारा सीधे तौर पर किदवई नगर के अंदर और भी फ्लैट दिए जाएंगे। उनको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, रहने के लिए अच्छे अच्छे फ्लैट और दिए जाएंगे, लेकिन वहां कर्मचारियों की बात नहीं की गई। वहां कर्मचारियों के लिए यह नहीं सोचा गया कि जिनको 20-20, 22-22 साल एम्स में काम करने के बाद एक छोटा सा मकान मिलता है, क्या भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय उनकी सिफारिश नहीं कर सकता? तो साथियों अगर इन सभी मुद्दों पे गौर करें तो हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, और ये समय आ गया है साथियों, सारे कर्मचारियों को, नर्सिंग यूनियन को ही नहीं, सारे कर्मचारियों को मिलकर इन सभी भेदभाव के खिलाफ आवाज उठानी है। और ये आवाज एम्स नर्सेज यूनियन अनिश्चितकालीन हड़ताल के माध्यम से 16 दिसंबर को उठाने जा रही है। और ये देखना होगा, जो जिंदा है वो बोलता है और जो बोलता है उसकी सुनी जाती है। साथियों अगर मैं बहुत और से मुद्दे हैं कि यहां डॉक्टरों के लिए जिम की फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है, खेल का मैदान है, लेकिन एम्प्लॉय के लिए कोई रिक्रिएशनल फैसिलिटी नहीं है। हमें रिक्रिएशनल फैसिलिटी नहीं चाहिए, हमें हमारा सम्मान चाहिए, हमें हमारा आत्मसम्मान चाहिए, जो लगातार हमसे छीना जाता है, रोज रोज हमें ह्यूमिलेट करने की कोशिश की जाती है। तो आवाज दो साथियों, एक हो जाओ और इस दोगलेपन जो व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ एम्स प्रशासन के द्वारा, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, लामबंद होना है। और साथियों भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से हमारे प्रोफेशन को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। एक नेशनल कमीशन लेके आ रहे हैं, नेशनल नर्सेज एंड मिडवाइफरी कमीशन लेके आ रहे हैं। इसमें बहुत से ऐसे प्रोविजन जोड़ दिए गए हैं और पब्लिक ओपिनियंस मांगे गए हैं। कभी भी स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई, कभी भी यूनियन एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव से बात नहीं की गई, और हमारे इस प्रोफेशन को योजनाबद्ध तरीके से खत्म करने की प्रक्रिया सभी लोगों के सामने आ गई। तो साथियों हमारी इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के बहुत से मुद्दे हैं जो स्थानीय हैं, एम्स लेवल के हैं, जिनमें हम कुछ ही दिनों में एक यूनिटी दिखने वाली है, एम्स कर्मचारियों में एक ताकत के रूप में हम उभर के आने वाले हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो 80-20 का मुद्दा है, 6 CPC एनोमली का मुद्दा है, ये नेशनल इश्यूज है जो हमारे नर्सिंग प्रोफेशन को बचाने के या नर्सिंग प्रोफेशन को यह माने कि खत्म करने की तरफ जा रहे हैं, उसके खिलाफ ये आवाज है हमारी स्ट्राइक। तो मैं मेरे इस वीडियो संदेश के माध्यम से देश के जितने भी नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नर्सिंग फ्रेटर्निटीज के जितने भी जो समूह है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि आप हमारी इस मुहिम से जुड़े, आप हमारा समर्थन करें और हमारी इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ लगातार जुड़े और हमें एक ताकत दें, एक आवाज दें।
और साथियों, लगभग 1 महीना है हमें स्ट्राइक पे जाने का। इस 1 महीने में हम कई तरह की एक्टिविटीज लेके आएंगे। 1 महीने का एक पूरा प्लान लेके आप लोगों के सामने आएंगे। जल्दी उस प्लान के बारे में आप सभी लोगों को विस्तार पूर्वक बता दिया जाएगा। और साथियों, आपको और हम सभी को पता है कि आज कोरोना काल है, आज अस्पतालों के अंदर कोरोना के मरीज आ रहे हैं, और हम सभी लोगों ने मिलके बहुत अच्छा काम किया है और कर भी रहे हैं। और उस अच्छे काम को माननीय केंद्रीय या माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे सराहा है। हम सभी के बारे में उन्होंने बार बार अलग अलग जगह बोला है, हमारे लिए ताली बजवाई है, थाली बजवाई है, दिए जलाए हैं, और भारतीय वायुसेना ने हम पे फूलों की वर्षा की है और हमारा सम्मान किया है। और हमने इसी के प्रतिफूल होके, या यूं कहें कि हमें ताकत मिली और भी ज़्यादा काम करने की, और हमने काम किया है। लेकिन इन सभी हमारी मुद्दों पर, मांगों पर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो रवैया अपनाया गया है, तो एक तरीके से ये दोनों संस्थाएं अपना विश्वास खो चुकी हैं अपने कर्मचारियों को लेकर, नर्सिंग यूनियन को लेकर। तो अब हमें विश्वास माननीय नरेंद्र मोदी जी में है कि वो हमारी बात को सुनेंगे और ये जो हमारी न्याय संगत मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी अंतिम रूप देने की प्रक्रियाओं पर गौर करेंगे। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करना चाहता हूं, और हमने आधिकारिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को लिख दिया है, चिट्ठी भी लिख दी है, और हमारा जो जितनी भी मांग है उनका जो संदेश है वो भी उन तक पहुंचा दिया गया है। तो हम एक बार फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं, करबद्ध निवेदन करते हैं कि वो अपना सक्रिय हस्तक्षेप इस मामले में दें और हमारी सभी मांगों पर गौर फरमा के उन्हें अंतिम रूप दें, जिससे एम्स नर्सेज को या एम्स कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नहीं जाना पड़ेगा। ये ऐसा हमारा विश्वास है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी से हस्तक्षेप करेंगे तो शायद 16 दिसंबर की स्ट्राइक पे जाने के लिए या जाने की जरूरत होगी। तो साथियों, एक बार फिर मैं पुनः इस तरह का जो हमारे साथ दुर्भाग्यपूर्ण, या ये कहें कि दोगलापन, या यूं कहें छल या कपट जैसा व्यवहार किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमें एक होना है, ताकत दिखानी है, सभी कर्मचारियों को आना है, नर्सिंग यूनियन नहीं, सभी कर्मचारियों को एक साथ आना है और ताकत दिखानी है। जय हिंद, धन्यवाद।